इंडिया में और साउथ ईस्ट एशिया में कोलोरेक्टल कैंसर की जो संख्या है वो थोड़ा कम है। भारत में भी टॉप 5 कैंसर में से एक आता है। 20 साल के बच्चों को रेक्टम में कैंसर हो रहा है, कोलन में कैंसर हो रहा है, जो कि शायद 10 साल पहले इतना ज़्यादा होता ही नहीं था। देखिए, सब कैंसर धीरे धीरे करके बढ़ रहे हैं इंडिया में। ब्रेस्ट कैंसर जो कि पहले शायद 1 लाख होता था, अब 2 लाख के ऊपर चला गया है। उस एरिया में जो बड़ी आंत जो है और रेक्टम का जो एरिया है, उसमें अगर कोई सेल्स की ग्रोथ हो जाए, पेशेंट को कब्जी होना या लूज मोशंस लगना, ये कॉमन बात है, कॉमन है। हाँ। लेकिन ये चीज़ें अगर किसी पेशेंट को कैंसर के रहते हो रही हैं तो वो ठीक नहीं होंगी, क्योंकि लाइफस्टाइल से मतलब हमारे खान पान। दूसरा कैंसर्स का जो लिंक है वो मोटापे से है, आपके लैक ऑफ एक्सरसाइज से है। संभावना ज़्यादा है, गारंटी नहीं है। अगर आप 20 सिगरेट रोज़ पी रहे हो तो ये ज़रूरी नहीं है कि आपको लंग कैंसर हो। वो अनप्रेडिक्टेबिलिटी कैंसर के इलाज में पूरी तरह से है। एक टेस्ट होता है जिसको हम बोलते हैं MSI टेस्ट। कौन सा जीन खराब था जिसकी वजह से कि कैंसर हुआ, लेकिन वो स्टेज आने में शायद 50 साल लगे। हेल्थ वायर मीडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं शारिक खान और आज हमारे साथ मशहूर कैंसर एक्सपर्ट हैं जो गंगाराम हॉस्पिटल में डॉक्टर श्याम अग्रवाल। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम कोलन कैंसर की बात करेंगे। ये दुनिया में तीसरा सबसे ज़्यादा पाए जाने वाला कैंसर है किसी भी इंसान में। डॉक्टर साहब, जब मैं इस पर रिसर्च कर रहा था तो मुझे ये पता ही नहीं था कि कोलन कैंसर भी होता है, और वो भी सबसे तेज़ी से पैर पसारता तीसरा जी इस टाइप का कैंसर है। जी, कितना खतरनाक है? पहला सवाल तो मैं ये जानना चाहूँगा आपसे। सबसे पहली बात, इंडिया में कोलन कैंसर बढ़ रहा है और शायद वो चौथे 5वें नंबर पे है। थोड़ा विदेश से कम है जी। उसका कारण ये है कि जो ईटिंग हैबिट्स हैं यूरोप में, वेस्टर्न कंट्रीज़ में, वो डिफरेंट है, क्योंकि वो ज़्यादा वहाँ पे नॉन वेजिटेरियन फूड और ऐसा खाना खाते हैं जिसमें कि रेसिड्यू नहीं होता। हमारे भारत में, साउथ ईस्ट एशिया में खाना ऐसा है कि आप रोटी भी खा रहे हो, दाल भी खा रहे हो, चावल भी खा रहे हो, फ्रूट्स वेजिटेबल सब ले रहे हो, जिससे कि आप ऑलमोस्ट डेली डेफिकेशन के लिए जाते हो। तो ये कारण समझा जाता है कि इंडिया में और साउथ ईस्ट एशिया में कोलोरेक्टल कैंसर की जो संख्या है या इंसिडेंस है वो थोड़ा कम है। लेकिन यस, आपने बिल्कुल सही कहा कि ये भारत में भी टॉप 5 कैंसर में से एक आता है। और सबसे बड़ी विडंबना ये है कि बड़ी उम्र के अंदर ये कैंसर के केसेस कम हो रहे हैं। आप शायद हैरान होंगे ये जान के कि 20 साल के, 25 साल के या उसके अराउंड एज में कोलोरेक्टल कैंसर का इंसिडेंस बढ़ रहा है, ना केवल भारत में बल्कि विदेशों में भी, और ये एक बहुत बड़ी समस्या का कारण है। डॉक्टर साहब, 2 सवाल थे। पहले तो हम ये पूछना चाहेंगे कि जो रिसर्च कहता है वो ये कहता है कि अगर आप एबव 50 हैं तो इसका खतरा ज़्यादा होता है, लेकिन अब आप बता रहे हैं कि 20-25 साल वालों में भी ये कैंसर देखा जी, जाता है। बिल्कुल। ये सब इंटरनेशनल, आप अगर आप डेटा सर्च करेंगे तो ये हमारा जो ग्राफ है, बच्चों में 20 साल में, 25 साल में कोलन कैंसर का बढ़ रहा है। और अमेरिका में, इंडिया में शायद उतना डेटा अवेलेबल नहीं है, लेकिन 50-60 साल में जो शायद इंसिडेंस आज से 10 साल पहले होता था, वो मामूली कमी की तरफ आ रहा है। लेकिन सबसे बड़ी दुविधा की बात यह है कि आपका जो 20 साल के बच्चों को रेक्टम में कैंसर हो रहा है, कोलन में कैंसर हो रहा है, जो कि शायद 10 साल पहले इतना ज़्यादा होता ही नहीं था। तो ये एक इशू है जो कि इवॉल्व हो रहा है, जिसको कि हमें एड्रेस करना है कि कैसे हम इस कैंसर को अर्ली स्टेज में पकड़ पाएँ, क्योंकि अगर हम अर्ली स्टेज में पकड़ेंगे तो वो पेशेंट का क्योर रेट बहुत ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू अगर किसी को मेटास्टेसिस या कैंसर का फैलाव हो गया है तो। डॉक्टर साहब, यही अभी आपने बोला कि टॉप 5 में इसने अपनी जगह बना ली है। जी, क्या ये पिछले 10 सालों में हुआ है? देखिए, सब कैंसर धीरे धीरे करके बढ़ रहे हैं इंडिया में, लेकिन कुछ कैंसर्स घट भी रहे हैं, ख़ासतौर पे जो इन्फेक्शन से संबंधित है, जैसे सर्विक्स कैंसर है, वो पहले 1.5-2 लाख केस हर साल हुआ करते थे, अब इंडिया में 70-80 हज़ार हो रहे हैं। ब्रेस्ट कैंसर जो कि पहले शायद 1 लाख होता था, अब 2 लाख के ऊपर चला गया है ऑलमोस्ट इंडिया के अंदर 1 साल के अंदर। लेकिन कोलोरेक्टल कैंसर जो है वो हौली हौली करके बढ़ ही रहा है, वो घट नहीं रहा है इंडिया में।
ये इसके सिम्टम, ये होता क्या है, क्यों होता है, जरा इस पर। आप जैसे कोलन की हम बात कर रहे हैं, कोलन रेक्टम हम इकट्ठा वर्ड जोड़ रहे हैं। ये बड़ी आंत होती है। हाँ। जब हम खाना खाते हैं तो पहले स्टमक में जाता है और छोटी आंत में जाके वो पचता है, और उसके बाद वो बड़ी आंत में जाता है और रेक्टम के थ्रू फिर वो एनस के थ्रू बाहर निकलता है। तो वो जो उस एरिया में जो बड़ी आंत जो है और रेक्टम का जो एरिया है, उसमें अगर कोई सेल्स की ग्रोथ हो जाए और वो बढ़ते चले जाएं, जिसकी वजह से कि उनको सिम्टम्स आने शुरू हो जाएं, तो हमें जांच करना पड़ती है कि भाई ये कैंसर तो नहीं है। तो जब लक्षण की बात आती है, तो जब भी कोई एक्स्ट्रा ग्रोथ हो रही है तो पेशेंट को कब्जी होना या लूज मोशंस लगना या स्टूल में या टट्टी के अंदर खून आना, तो ये 3 कॉमन एक लक्षण है। पेट में दर्द होना, भूख नहीं लगना, वजन कम होना शायद लेट स्टेजेस में होता है, लेकिन सबसे पहले स्टेजेस के अंदर आपकी बाउल हैबिट्स, आपकी मोशन की जो हैबिट्स हैं वो मुझे बदलाव आ गया, या आपके ब्लड में स्टूल आ गया, खून आ गया, सॉरी ब्लड, उसमें स्टूल में ब्लड आ गया जी। तो ये कोई भी सिम्टम, देखिए लूज मोशन होना, कॉन्स्टिपेशन होना, ये कॉमन बात है, कॉमन है। हाँ। लेकिन ये चीज़ें अगर किसी पेशेंट को कैंसर के रहते हो रही हैं तो वो ठीक नहीं होंगी। वो सिम्टम 15 दिन 20 दिन फिर रिपीट होगा, 1 महीना, मतलब वो सिम्टम होते रहेंगे और उसकी समस्या बढ़ जाएगी, फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी और समस्याएं बढ़ेंगी। एक बार ब्लड आ गया तो शायद पाइल्स हो सकती है या कोई और कारण हो सकता है, इन्फेक्शन हो सकती है, लेकिन ये चीज़ बार बार रिपीट होती रहेगी। और उसके संग संग भूख नहीं लगना, कमजोरी आना, बुखार होना, वेट लॉस होना, ये सारी चीज़ें ऐड ऑन होती चली जाएंगी। तो अगर आपको कोई सिम्टम पेट से रिलेटेड परसिस्ट कर रहा है 20 दिन के बाद, 28 दिन के बाद, 35 दिन के बाद, तो आपको फिजिशियन के पास जाना है और जैसे वो गाइड करें गैस्ट्रो के पास जाना है और उसकी तुरंत जांच करनी चाहिए, जिसमें कि ये पता लगे कि ये सिम्टम्स क्यों परसिस्ट कर रहे हैं। टीबी भी हो सकती है और तीसरी बीमारी भी हो सकती है, लेकिन उन सिम्टम्स को अगर परसिस्ट कर रहे हैं तो आप इग्नोर नहीं कर सकते। अच्छा, इसमें कहा यह जाता है कि ये लाइफस्टाइल से पैदा हुआ कैंसर है, तो इस पे ज़रा रोशनी डालिए कि कैसे लाइफस्टाइल इसकी वजह बनी। जैसे मैंने शुरू में ही बोला कि वेस्टर्न कंट्रीज में कोलन कैंसर का इंसिडेंस ज़्यादा है, हमारे देशों में थोड़ा कम है। क्यों? क्योंकि लाइफस्टाइल से मतलब हमारे खान पान में वहाँ पे ज़्यादा नॉन वेजिटेरियन फूड, ऐसा खाना खाते हैं जिसमें कि आपको मोशन ही 48 घंटे या 72 घंटे में जाते हैं स्टूल पास करने के लिए, डेली नहीं जाते हैं। अच्छा। हमारे यहाँ पे तो लोग 2 या 3 बार दिन में भी जा रहे हैं, वो भी नॉर्मल है। तो ये एक चीज़ जो कि समझ में आई है, जिसका कि आपका लाइफस्टाइल हो गया, क्योंकि हम लोग यहाँ पे दाल चावल चपाती और फ्रूट्स वेजिटेबल्स, अपना सैलेड का सेवन ज़्यादा करते हैं। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट लाइफस्टाइल चेंज है जिसकी वजह से कि ये कैंसर होती है। दूसरा, कैंसर्स का जो लिंक है वो मोटापे से है, आपके लैक ऑफ एक्सरसाइज से है, फूड हैबिट्स का मैंने आपको बता दिया, अल्कोहल से है। तो जो लोग ये चीज़ों को ज़्यादा सेवन करेंगे, एक्सरसाइज नहीं करेंगे, मोटे होंगे, उनके अंदर ये कैंसर होने की संभावना ज़्यादा होती है। तो बचने के लिए, अब हम बचने पे आते हैं कि ऐसे उसका जवाब आपने दिया, लेकिन और फिर से आप इसको अच्छे से समझा पाएँ कि एक इंसान को अपने खाने में क्या बढ़ाना है, क्या कम कर देना है और क्या बंद कर देना है। नहीं, बंद तो शायद कुछ भी नहीं करना होता है, एनीथिंग एंड एवरीथिंग इन मॉडरेशन इज ऑल राइट। लेकिन ये है कि आपको ऐसा खाना खाना है जिसमें कि रेसिड्यू होना चाहिए, जिससे कि आपका एक स्टूल बने और आपका एक डेली मोशन पास हो, जिससे कि आपका इंटेस्टाइन की जो मूवमेंट है वो रेगुलेटेड रहे। तो उसमें जैसे दाल चावल रोटी, सब्जियां, हरी पत्तेदार सब्जियां, और ख़ास तौर पे जो रंगीन जैसे शिमला मिर्च है या कैरेट है, ये सब चीज़ें अगर ज़्यादा सेवन करेंगे तो आपको ये कोलन कैंसर होने की संभावनाएं कम होंगी। अगर आप शराब का सेवन कम करेंगे, टोबैको का यूज़ कम करेंगे, नियमित रूप से एक्सरसाइज करेंगे, वेट नहीं बढ़ने देंगे, तो ये कैंसर की बीमारियाँ कम होती हैं। कहते हैं कि जो मैं पढ़ रहा था कि रेड मीट, स्मोकिंग, अल्कोहल, ये सारी वजह हैं, इनको कंट्रोल करने की जरूरत है। बिल्कुल बिल्कुल। नॉन वेजिटेरियन फूड के अंदर रेड मीट आ गया, उसके अंदर मतलब आपको एक बैलेंस्ड फूड लेना। हम ये नहीं कह रहे हैं कि आप नॉन वेजिटेरियन फूड को बिल्कुल बंद कर दें, नहीं, लेकिन आप एक रेगुलर फूड करें इन द सेंस कि आपको स्टूल पैसेज डेली होना है। डेयरी प्रोडक्ट के बारे में क्या कहेंगे आप?
हाँ हाँ, डेयरी प्रोडक्ट आप लीजिए, कोई उसमें रुकावट नहीं है। आपको दूध है, दही है, और दूध से बनी हुई चीज़ें हैं जिसमें कि चीज़ है, आइसक्रीम है, खीर है, वो सब चीज़ें खाइए नॉर्मल। लेकिन उठकर जाइए, 1 घंटे एक्सरसाइज कीजिए। एब्सोल्युटली, ये मैं बता रहा हूँ। बिल्कुल। और वेट मत बढ़ने दीजिए। वेट मत हाँ, बढ़ने दीजिए। अब जो ये खुल गए हैं कंप्यूटर्स वाले सेंटर, और ये जब लोग रात रात भर काम करते हैं, दिन में सोते रहते हैं, और ये पिज़्ज़ा, बर्गर और ये सब फास्ट फूड का जो चलन हो गया है, तो वो आई थिंक वो एक लाइफस्टाइल है जो कि कैंसर के लिए अच्छा नहीं है। क्या ये जानलेवा भी है? कितना जानलेवा? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। सबसे बड़ी समस्या कैंसर में, खासतौर पे कोलन कैंसर में, ये है कि अर्ली स्टेजेस में कैंसर के लक्षण होते हुए पकड़ पाना अर्ली स्टेजेस में यूजुअली संभव नहीं होता। ये ठीक बहुत लीवर सारे जैसा है, लीवर कैंसर जैसा है शायद। ये मतलब इसमें ये बात है कि 100 में से 50-60% लोगों में कैंसर जो है एडवांस स्टेजेस में पकड़े जाते हैं। तो कैंसर एक स्लो बीमारी होती है, ओवरनाइट डेवलप नहीं होती है। आपका 1 सेंटीमीटर कैंसर बनने में लगभग 4 से 5 वर्ष लगते हैं। तो 1 सेंटीमीटर का मतलब ये होता है कि उसमें 10 करोड़ सेल के ज़्यादा हैं कैंसर के, लेकिन कोई लक्षण ही नहीं आता है। आपका 1 मिलीमीटर का ट्यूमर है, इंटेस्टाइन में पड़ा हुआ है, आपको कोई तंग नहीं करेगा, 2 मिलीमीटर तंग नहीं करेगा, जब तक कि वो रप्चर नहीं हो जाए, ब्लीडिंग ना कर दे या आपकी। तो वो सिम्टम्स जो है यूजुअली 5 मिलीमीटर 1 सेंटीमीटर पे आते हैं। और 4-5 साल से आपका सिस्टम ब्लड वेसल से, लिम्फेटिक से कनेक्टेड है, तो वो 4-5 साल के अंदर वो जो कैंसर के सेल्स आपकी बॉडी में पड़े हुए हैं वो कहीं भी जा सकते हैं। तो इसलिए ये एक समस्या ना केवल कोलन कैंसर की है, ये दुनिया में सभी कैंसर्स की है। अच्छा, ना केवल कोलन कैंसर की है। और उससे बड़ी समस्या क्या है, आप सीटी स्कैन, पेट स्कैन करते हैं, पेट स्कैन में 1 सेंटीमीटर या 0.5 सेंटीमीटर से कम की बीमारी को नहीं पता लगा सकते। कोई तरीका नहीं है दुनिया में, ये तो अमेरिका से लेके। यस, ये बहुत बड़ी विडंबना है हमारे लिए, डॉक्टर्स के लिए, साइंस के लिए, रिसर्च का मुद्दा है कि ये 1 सेंटीमीटर जो कि आपका 4-5 साल से बन गया है, आपको उसका पता लगाने का शायद कोई तरीका नहीं है आज की तारीख में। अभी पिछले ही सप्ताह रिसर्च आई है जिसमें कि एक टेस्ट होता है जिसमें कि जीन्स को टेस्ट करते हैं जो कि कोलन कैंसर से लिंक है। ब्लड सैंपल लिया आपने और वो जीन्स को हम स्टडी करना चाहते हैं, तो उससे डिटेक्शन शायद संभव है, लेकिन बहुत प्रिलिमिनरी रिसर्च है। इसी तरह से आप स्टूल के अंदर एक तो या तो ब्लड टेस्ट करिए, ऑकल्ट ब्लड जिसको बोलते हैं, जिससे कि हम अर्ली डिटेक्शन कर सकते हैं 50 साल की उम्र के बाद, जैसे आपने बोला। और इसी तरह से आप स्टूल के अंदर, दैट इज फीसिस के अंदर, वही जो जीन्स का टेस्ट है जो आप ब्लड में कर रहे थे वो स्टूल में किया, और उन्होंने पाया कि स्टूल वाला टेस्ट थोड़ा बेटर है अर्ली डिटेक्शन में। परंतु ये बहुत महंगे टेस्ट हैं, वो टेस्ट की कीमत 3 लाख रुपए है। आपको जो डीएनए का टेस्ट करना है, जो जीन्स का टेस्ट करना है, लिक्विड बायोप्सी जिसको बोलते हैं, तो वो कितने लोग अफोर्ड कर सकते हैं और किस किस का करें। तो ये एक बहुत बड़ा एक सवाल है जो कि अभी दुनिया में आंसर नहीं हुआ है। तो आप ये कह रहे हैं कि इस कैंसर का पता लगाना, श्योर होना कि आप इस बीमारी से ही, इसी कैंसर से ग्रस्त हैं, बहुत मुश्किल है। शुरुआती दौर में बहुत मुश्किल है। 2 मिलीमीटर को आप नहीं पकड़ सकते, चाहे वो लंग कैंसर है, चाहे वो किडनी कैंसर है, चाहे वो लिवर कैंसर है, व्हाटएवर। तो यही तो समस्या है। हमारे पास पेशेंट आता है 6 महीने पहले मैं बिल्कुल ठीक था सर, मैंने अपने अल्ट्रासाउंड भी कराया था, मैंने सीटी स्कैन भी कराया था, और आज आप कह रहे हो कि मेरा कैंसर फैल गया। लेकिन वो 4 साल से उसके शरीर में चल रहा था। जब वो 5 मिलीमीटर, 7 मिलीमीटर, 1 सेंटीमीटर का हुआ तो बीच में कभी भी फैल गया वो। तो ये तो अनिश्चितताएं कैंसर के है ही, इसीलिए तो सारी दुनिया कैंसर के नाम से डरती है कि उसकी प्रेडिक्टेबिलिटी नहीं है। लेकिन डॉक्टर साहब, बात वही है ना कि जैसे हम लोग हैं, हम 6 महीने में एक बार ब्लड टेस्ट और बाकी टेस्ट करा के मुतमईन हो जाते हैं जी। लेकिन तो वो आप कराते हो 50 साल की उम्र के बाद। जो गाइडलाइन है वो ये कहती है कि 50 साल के बाद सालाना दौर में आप अपना टेस्ट कराइए, जिसमें ब्लड टेस्ट है, अल्ट्रासाउंड है, मुंह की जांच है, पीएसए है, फीकल ब्लड टेस्ट, स्टूल टेस्ट जो है। बीच में कैंसर हो सकती है, तो ये कैंसर को अर्ली पकड़ने में तभी तो दुनिया नाकामयाब है सब में। तो एक किस्मत का खेल है। कैंसर का डायग्नोसिस इज अ लक फैक्टर। अगर आपको मान लीजिए कि 2 मिलीमीटर पे ब्लीडिंग हो गई, आपने तुरंत जांच करा ली, तो आपका पकड़ा गया फर्स्ट स्टेज के अंदर, आपके क्योर की संभावना 98% है, 99% है। लेकिन एक बारी ब्लड आया तो इंसान इग्नोर भी करता है, और सबको ब्लड भी नहीं आता। किसी को लूज मोशन हो रहा है तो वो कहेगा यार एंटीबायोटिक खा ली मैंने, ठीक हो गया, फिर 2 हफ्ते में फिर हो गया, वो सिम्टम बढ़ते जाते हैं।
तो जब वो बढ़ते हैं तब आप उसकी जांच बड़े इंपॉर्टेंट फिर भागते हो डॉक्टर के पीछे, और तब तक हो सकता है कि कैंसर फैल चुका हो। तो ये इसका कोई रूल नहीं है कि कब फैलेगा एक इंसान में। हो सकता है कि एक पेशेंट के सिम्टम 1 साल से हो रहे हैं और जब आपने जांच करी तो वो पहली स्टेज में पकड़ा गया, उसने इग्नोर कर रखा, उसको एंटीबायोटिक खाया जा रहा है। इसका मतलब आप ये कहना चाहते हैं डॉक्टर अग्रवाल कि अगर वक्त पे पता चल जाए तो आपकी ज़िंदगी बचाई जा सकती है, जैसे बाकी कैंसर्स में होता है। बिल्कुल, अर्ली स्टेज के अंदर जिस पेशेंट का पूरा बीमारी ऑपरेबल स्टेज में है, ऑपरेबल से मतलब है कि हम पूरा निकाल पाएंगे, वो कोलन बड़ी आंत का वो हिस्सा जहाँ से कि कैंसर शुरू हो रहा है, और नॉर्मली वो जो शुरुआती दौर में कैंसर के सेल्स लिम्फेटिक्स के जरिए बगल की गांठों में पेट में फैलते हैं। तो जब हम ऑपरेशन करते हैं उसको क्योर करने के लिए, तो उसमें न केवल आंत का वो हिस्सा निकाला जाता है जिसमें कि कैंसर है, बल्कि बगल की गांठों को भी निकाला जाता है, और वो अगर पूरा निकाल दिया जाए तो क्योर की संभावना 70-80% से भी ऊपर है। तो ये इस पे एक मल्टी मोडालिटी ट्रीटमेंट होता है। उसका क्या मतलब है कि एक तो हमने ऑपरेशन किया, एक मोडालिटी ये हो गई, मान लीजिए कि आपने नोड्स भी निकाली, उसकी गांठें भी निकाली, हमने 15 गांठें निकाली और 15 में से एक गांठ में कैंसर आया, तो उसके बाद हम उस पेशेंट को 6 महीने कीमोथेरेपी की भी दवाई देते हैं जिससे कि कैंसर बाद में वापस न आए। जिनकी नोड्स नेगेटिव आती हैं उनमें बहुत लोगों को हम छोड़ देते हैं। तो ये मल्टी मोडालिटी हो गया। सिमिलरली जो थर्ड मोडालिटी है वो रेडियोथेरेपी की है, जो कि रेक्टम के कैंसर में अप्लाई होती है। जिनकी नोड्स पॉजिटिव हैं या वो उसको हम T3 या स्टेज 3 बोलते हैं, उसमें रेडियोथेरेपी का भी उपयोग किया जाता है। कोलन में रेडियोथेरेपी का उपयोग नहीं किया जाता। रेक्टम में तीनों मोडालिटीज आ गई, ऑपरेशन, रेडिएशन और कीमोथेरेपी अर्ली स्टेज में। अर्ली स्टेज। तो जैसे मैं आपको बताऊं, मैं खुद कैंसर की वजह से हमने भी ज़िंदगी में बहुत कुछ खोया है। हमारे पापा को आखिरी स्टेज में लीवर कैंसर पता चला जी, और विदिन 8 मंथ्स ही वाज नो मोर। लाइफस्टाइल, क्या सिर्फ कोलन कैंसर की बात करें या बाकी सारे कैंसर की बात करें, इन टोटलिटी अगर बात करें, तो क्या लाइफस्टाइल अगर आप बेहतर तरीके से जी रहे हैं तो आपकी इस तरह की जानलेवा बीमारियों से बचने की संभावना ज्यादा रहती है? संभावना ज्यादा है, गारंटी नहीं है। हाँ, वो तो दूसरी बात, अगर आप 20 सिगरेट रोज पी रहे हो तो ये जरूरी नहीं है कि आपको लंग कैंसर होगा या फूड पाइप कैंसर होगा, स्टमक कैंसर होगा। तो एक लक फैक्टर तो दुनिया में, संसार में हर इंसान के साथ जुड़ा हुआ है, और वो कैंसर की बीमारी के साथ भी है। जिसको ईश्वर ने, अल्लाह ने, भगवान ने ठीक करना है तो उसको वो दवाई ऐसे जादू की तरह लग जाती है। वो अनप्रेडिक्टेबिलिटी कैंसर के इलाज में पूरी तरह से है। अगर मैं ये कहता हूँ कि ये 100 पेशेंट्स आएंगे एडवांस स्टेज कोलन कैंसर के, उसमें 80 ठीक होंगे, सेम दवाई दे रहा हूँ, सेम ट्रीटमेंट कर रहा हूँ, वो कौन से 80 हैं? कोई तरीका नहीं है, कोई साइंस में रिसर्च नहीं है जो कि ये बता दे कि इन 20 को छोड़ दो, काहे कीमोथेरेपी दी जाए, काहे इसका इलाज किया जाए, कुछ जाने दो, क्यों ठीक ही नहीं होना। तो जब ऑल ट्रीटमेंट, जब मेडिसिन की बात आती है, कीमोथेरेपी की बात आती है, उसमें हिट एंड ट्रायल है। और जब आप दवाओं की बात करते हैं एडवांस कैंसर में, तो उसमें 3 पद्धतियां आ गई हैं। एक तो कीमोथेरेपी, जिससे कि सब लोग घबराते हैं क्योंकि साइड इफेक्ट्स होते हैं, मुंह में छाले पड़ना, बाल उड़ना वगैरह वगैरह, वो कोलन कैंसर की दवाइयों से थोड़ा कम होता है, लेकिन हो सकता है, नंबर 1। नंबर 2, इम्यूनोथेरेपी ने एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल लिया है कैंसर के इलाज में, परंतु कोलन कैंसर में, रेक्टम कैंसर में उसका रोल केवल 5% के करीब लोगों में है, क्योंकि एक पर्टिकुलर सब टाइप है कोलन रेक्टम कैंसर की, जिसमें कि एक टेस्ट होता है जिसको हम बोलते हैं MSI टेस्ट। वो टेक्निकल बात है, वो सिंपल टेस्ट होता है। अगर वो MSI हाई आ जाए तो आपके पेशेंट को इम्यूनोथेरेपी से बहुत फ़ायदा हो सकता है। तीसरी जो पद्धति है दवाइयों में, वो टारगेटेड दवाइयों की है। वो भी कोलन कैंसर में कुछ हद तक आ रही है, जिसमें कि हमें वो टारगेट ढूंढना पड़ता है। वो टारगेट हम कैसे ढूंढते हैं कि वो टिश्यू जो लेते हैं हम कैंसर का, उसके अंदर एक जीन का टेस्ट है, HER2/neu, BRAF, KRAS और इस तरह के और भी जीन्स के टेस्ट होने शुरू हो गए हैं जो कि रेडिली अवेलेबल हैं, जिसको हम नेक्स्ट जनरेशन सीक्वेंसिंग बोलते हैं। आपने ट्यूमर निकाला, लैब में भेजा, 15 दिन में आपको ये पता लग जाता है कि इसके अंदर कौन सा जीन खराब था जिसकी वजह से कि कैंसर हुआ। समस्या क्या है कि टारगेट थेरेपी केवल 5 से 10% लोगों में ही कामयाब है। 90% में टारगेट तो पता लग गया, जैसे P53 जीन, PIK3C जीन,
जैसे मैंने KRAS बोला, इनकी दवाइयाँ ही नहीं बनी अभी। तो साइंस ने इतनी रिसर्च तो कर ली है कि हम वो जीन्स का पता लगा पा रहे हैं, और उनमें से केवल बहुत थोड़े जीन्स की दवाई टारगेट के रूप में अवेलेबल है, बहुत सारी दवाइयाँ अवेलेबल नहीं है। लेकिन जो रूटीन में जो कीमोथेरेपी के साथ हम टारगेटेड दवाइयाँ यूज़ करते हैं, जैसे कि ब्लड वेसल्स की ग्रोथ को स्टॉप करना, और एक पर्टिकुलर कोलन की दवाई जिसको हम बोलते हैं EGFR इनहिबिटर, वो अवेलेबल है, वो रूटीनली फर्स्ट लाइन में, सेकेंड लाइन में यूज़ किया जा रहा है। तो एडवांस कैंसर्स में क्या हो रहा है कि मेरे पास 10 दवाइयाँ आ गई, तो मैंने शुरुआती टाइम में 2 या 3 दवाएं देनी है, तो मेरे को 7 बच गई। तो वो पेशेंट्स जो एडवांस कैंसर के हैं, जिनके कि लिवर में फैल गया, लंग्स में फैल गया, उनकी बाय एंड लार्ज जड़ नहीं जाती है। तो उनकी एक सेट ऑफ दवाइयाँ हमने दी, 3 दवाएं दी, पेशेंट को 1-1.5 साल मिल गया, फिर कैंसर वापस आ गया, फिर हमने अगली 3 दवाएं दी, फिर 1-1.5 साल मिल गया। तो आज से 20 साल पहले केवल 2 ही दवाइयाँ होती थी और पेशेंट केवल 6 से 8 महीने जीता था। अब वो एडवांस कैंसर का जो पेशेंट है वो 5-5 साल जी रहा है। तो ये हमारी साइंस ने ये तरक्की की है पिछले 25 वर्षों में, कि हमने जिंदगी को उनकी बढ़ा दिया, उनकी लाइफ की क्वालिटी को इंप्रूव किया, लॉन्जिविटी को इंप्रूव किया। और कोलन में एक बात और बोल सकता हूं मैं कि अगर आपका कैंसर केवल लिवर में फैला है या केवल लंग में फैला है, तो आप ना केवल उस कोलन के हिस्से को निकालोगे जिसमें की बीमारी शुरू हुई, आप वो लिवर को भी काट सकते हो, और उसमें 100 में से 50-60% लोग क्योर हो जाते हैं। तो ये कोलन में कैंसर में खास बात है। अगर आपकी स्प्रेड जो है कैंसर का वो सीमित है, 1 या 2 जगह पर ही है, तो मैं उसका भी ऑपरेशन कर सकता हूं, जो कि कोलन कैंसर में काफी कॉमन है। तो ये बहुत चीजें हमारी आ गई हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि सर्जरी का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है अर्ली स्टेज में भी, और अगर आपका हम बोलते हैं ऑलिगोमेटास्टेसिस, अगर आपका एक ही स्पॉट है लिवर में, तो मैं उसको भी निकाल दूंगा और अगली कीमोथेरेपी दे के उसको इलाज 6 महीने में खत्म। लेकिन अगर किसी को लेट स्टेजेस में आ रहा है, तो मेरे पास 10 दवाइयों को मैं बदल बदल के देता हूं, जिससे कि पेशेंट कंफर्टेबल 5 साल 10 साल चलता रहे। डॉक्टर साहब, जैसे लिवर है, लिवर का जो डिजीज़ है, कैंसर है, इसमें जेनेटिक्स का भी बहुत इस्तेमाल किया। जेनेटिक, वो अगर परिवार में किसी को है तो आपके खतरे ज़्यादा बढ़ जाते हैं। उसका शिकार मैं भी हूँ। मैं ये जानना चाहता हूँ कि क्या कोलन कैंसर में भी ऐसा है कि यस सर, बिल्कुल जेनेटिक है? हाँ, यस, मेरे पास ऐसी एक नहीं 85 फैमिलीज हैं जिनके कि भाई को, चाचा को, ताऊ को कोलन कैंसर ही हो रहा है फैमिली के अंदर। तो उसमें एक सिंड्रोम है जिसको हम बोलते हैं लिंच सिंड्रोम। उसमें उनका एक पर्टिकुलर, जैसे MLH टेस्ट या MSI की जो मैंने बात करी थी, एक सिंपल टेस्ट होता है टिश्यू के ऊपर, उसमें 4 करते हैं हम लोग टेस्ट। अगर वो पॉजिटिव आ जाए तो वो इंडिकेट करते हैं कि इनके परिवार में ये कोलन कैंसर इनके भाइयों को, बहनों को या चाचा वगैरह को हो सकता है। तो उसमें फिर वो स्क्रीनिंग का रोल होता है कि स्क्रीनिंग नॉर्मली 50 साल पे शुरू करते हैं। तो अगर आपके किसी पेशेंट को 40 साल में कोलन कैंसर हुआ और उसका MSI हाई आ गया और उसके अंदर हमने प्रूव कर दिया जेनेटिक टेस्ट करके कि वो लिंच सिंड्रोम है, तो उनके सारे परिवार की स्क्रीनिंग ऑफ कोलन, जिसको कोलोनोस्कोपी हम बोलेंगे, वो जल्दी जल्दी होनी चाहिए और अर्ली एज पे होनी चाहिए, ताकि क्योंकि वो फिर उनके अंदर ये एक संभावना है, एक उनको ये चीज़ है कि खराबी है उनके जीन्स में, जो कि कोलन कैंसर के लिए उनको होने की संभावना बढ़ जाती है, लिंच सिंड्रोम का एक। तो डॉक्टर साहब, आप ये कह रहे हैं कि अगर, लेकिन उसकी संख्या केवल 1-2% है। अगर 100 कोलन कैंसर पेशेंट आएंगे तो लिंच सिंड्रोम या जो फेमिलियल या हेरिडिटरी कैंसर है वो 1% ही होता है। अच्छा, वो बहुत कम है। तो मैं ये पूछना चाहूँगा आपको कि अगर मान लीजिए कि किसी को परिवार में कोलन कैंसर हुआ है या उसकी कोई हिस्ट्री है, तो वो जाकर टेस्ट ज़रूर कराए। हाँ, एब्सोल्युटली। तो बेसिकली क्या है कि कोलन कैंसर या कोई भी कैंसर बहुत धीरे धीरे डेवलप होता है। तो एक सेल से शुरू हुआ, उसको हम बोलते हैं कैंसर स्टेम सेल कोलन के अंदर, उसमें एक जीन खराब हो गया या 2 जीन खराब हो गए, तो वो कैंसर मल्टीप्लाई होना शुरू हुआ। 6 महीने साल के बाद उसमें तीसरा जीन खराब हो गया, फिर और तेजी से शुरू हुआ, फिर चौथा, 5वां, 8वां। तो अमूमन स्पोरेडिक कैंसर जो होते हैं, जिनमें कि हमारा एनवायरनमेंट से कैंसर हो रहा है, क्योंकि 1% या लिंच सिंड्रोम तो 99-98% तो हम लोग अपने लाइफस्टाइल में एक्वायर कर रहे हैं, ये जो जीन्स की खराबी है। तो ये एक कैंसर के मरीज में लगभग 100 जीन खराब होते हैं तो कैंसर होता है, चाहे वो कोलन है, चाहे वो लंग है, चाहे वो किडनी है या कोई भी है। और उसमें कहते हैं
कि 8 से 10 ड्राइविंग म्यूटेशन होती है, ड्राइवर म्यूटेशन होती है, जो कि कैंसर सेल्स को उकसा रही हैं कि तुम मल्टीप्लाई करो, तुम फैलो, तुम फैलो, तुम फैलो। वो क्या होती है? तो वो जीन्स हैं, जैसे केरास जीन है या EGFR जीन है या PIK3C जीन है या P53 जीन है, इसमें MSI वाले जीन्स हैं। तो वो उनकी दवाइयाँ बनी नहीं। अगर जिस दिन वो दवाइयाँ 8 बन गई तो, और मैंने जीन्स का तो पता लगा ही लिया ना अपने ट्यूमर को भेज के लैब के अंदर, जिस दिन 8 या 9 दवाइयाँ बन गई तो पेशेंट आया, उसका जीन टेस्ट किया, उसको 8 दवाइयाँ खिलाई, कैंसर ठीक। लेकिन वो स्टेज आने में शायद 50 साल लगे। वो एक सपना है, वो एक ड्रीम है, उनमें से 1-2 दवाइयाँ तो मिल रही हैं सर। तो लेकिन 90-95% कैंसर्स के अंदर जो ड्राइवर जीन्स हैं वो 8 से 10 हैं। देयर आर लंग कैंसर में ख़ास तौर पे 100 में से 25-30% लोगों में एक ही जीन खराब होने से कैंसर होता है। और मेरे पास 10 दवाइयाँ हैं ऐसी लंग कैंसर में, एक गोली खिलाता हूँ उसको 1 साल, 6 महीने, 2 साल के लिए, वो ठीक चलता रहता है। लेकिन कोलन रेक्टम कैंसर में ऐसे केसेस कम हैं। तो आप ये कह रहे हैं कि ये खतरनाक कैंसर्स में से भी सबसे ज़्यादा खतरनाक है? ओरल कैंसर वाले, लेडीज़ में सर्विक्स कैंसर वाले, जिनमें कि मल्टीपल ड्राइविंग म्यूटेशंस हैं, तो उसमें वो ये जो टारगेट थेरेपी वाला इलाज है वो उतना शायद सक्सेसफुल नहीं है। उनमें इम्यूनोथेरेपी की बातें चल रही हैं, लेकिन कोलन कैंसर में भी अभी वो नहीं है, केवल MSI हाई में है। डॉक्टर अग्रवाल, बहुत बहुत शुक्रिया। तो कोलन कैंसर को लेकर क्या कुछ एहतियात बरतने चाहिए, क्या कुछ लक्षण हैं, क्या इसका इलाज उपलब्ध है, इन सब पर विस्तार से डॉक्टर अग्रवाल ने रोशनी डाली है। लेकिन इसका लबोलुबाब सिर्फ एक है कि कोई श्योर शॉर्ट रास्ता नहीं है पता लगाने का। ध्यान रखें, और जो अपनी दिनचर्या है, जो आपका लाइफस्टाइल है, उसको अगर आप बेहतर बना के रखेंगे तो कैंसर, चाहे कोलन कैंसर हो या दूसरी बीमारियां हों, उनसे बचने की संभावना बढ़ जाती है, ख़त्म नहीं होती। क्योंकि अगर किस्मत खराब है तो आप लपेटे में आ जाएंगे। नहीं, वो अब ईश्वर ने जो किसी इंसान के लिए जो करना है, वो सब वो आपके हाथ में, तो अपना कार्य करना है कि आप अपनी सेहत के लिए अपना एक्सरसाइज करें, डाइट का ध्यान दें, वज़न ना बढ़ने दें, स्मोकिंग, ड्रिंकिंग एक्सेट्रा से दूर रहें। तो ये सब करेंगे तो ईश्वर साथ देगा। बिल्कुल। तो आज इस शो में इतना ही। उम्मीद है आपको बहुत सारी ऐसी बातों का पता चला होगा जिससे हम और आप अब तक अनजान थे। शुक्रिया।